घटना चक्र की समाजशास्त्र की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले कई वेस्टर्न थिंकर को पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे अपने पीजीटी सिलेबस के अनुसार इमाइल दुर्खिम को। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए, अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कौन के उत्तराधिकारी के रूप में किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? इमाइल दुर्खिम को। कॉन्त, अगस्त कॉन्त समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने प्रत्यक्षवाद के विचारों को सामाजिक चिंतन की एक नई दिशा प्रदान की। दुर्खिम को फ्रांस में सामाजिक चिंतन को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, पर वस्तुतः समाजशास्त्र के जनक कॉन्त के उत्तराधिकारी माने जाने वाले फ्रांसीसी विद्वान दुर्खिम यह 1858 से 1917 में समाजशास्त्र को वैज्ञानिक धरातल पर दृढ़ करने में विशेष भूमिका निभाई। आगे देखिए, समाजशास्त्र के में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने पर किसने बल दिया? सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किसने किया था? तो इमाइल दुर्खिम ने। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम के अनुसार सामाजिक संरचना एवं प्रकारों में अन्योन्य संबंध है। सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक तथ्यों से होता है। प्रत्येक सामाजिक तथ्य का सामाजिक संरचना एक निश्चित प्रकार होता है। प्रकारों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक तत्व एक दूसरे से मिलकर विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। प्राचीन सामाजिक संरचना में सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध मशीन और पुर्जों की भांति था, जिसे उन्होंने सहज एकता और यांत्रिक एकता कहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकी सामाजिक तथ्य की व्याख्या की है? तो ये दुर्खिम है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक सामान्य और नॉर्मल, और दूसरा व्याधिकी या पैथोलॉजिकल। सामान्य सामाजिक तथ्यों में वे तथ्य आते हैं जो सामाजिक जीवन को संगठित करते हैं, जबकि व्याधिकी सामाजिक तथ्यों में सामाजिक जीवन को विघटित करने वाले तथ्य आते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया? तो ये इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने पेरिस एवं फ्रांस के विभिन्न विद्यालयों में दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध प्रायोगिक मनोचिकित्सक विल्हेल्म वुंड के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक वर्ष जर्मनी में बिताए। उन्हें बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसरशिप प्राप्त की। उन्होंने समाजशास्त्र पर फ्रांस के विश्वविद्यालय में पहली शिक्षा प्रदान की। बाद में पेरिस विश्वविद्यालय द्वारा समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण की तथा वहीं पर अपने मृत्यु पर्यंत यानी 1917 तक रहे। अब देखिए आगे, यांत्रिक समय यानी जिसे यांत्रिक एकता बोलते हैं, किसने प्रतिपादित किया था? तो ये दुर्खिम। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खिम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक के विकास प्रक्रिया का विश्लेषण किया कि अपनी विधि को स्पष्ट किया। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया जो उस समाज की में विद्यमान थी। उन्होंने तर्क दिया कि आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार शारीरिक एकता पर आधारित था। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है। यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह, जहां प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसी क्रियाकलापों और प्रकारों में लिप्त रहता है। चूंकि व्यक्ति की एकता और आपसी संबंध समरूपता एवं व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, अतः इस प्रकार समाज किस प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णु नहीं हो पाते। समाज में किसी प्रकार की मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, यांत्रिक एकता पर आधारित समाज में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं, जब ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसा कुछ होता है, और आदिम जो जनजातियां होती है तो उन्हें ऐसी एकता देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति और समाज आपस में जुड़े हुए थे और इसकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं को भंग करने से समाज बिखर जाएगा।
आगे देखते हैं, किसने निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक और स्वाभाविक एकता में भेद किया है? तो इमानुएल दुर्कheim ने। यांत्रिक एवं स्वाभाविक एकता का विवेचन किसने किया? तो दुर्कheim ने। एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया? दुर्कheim ने किया है। समाज ही वास्तविक देवता है किसने माना? तो दुर्कheim ने। दुर्कheim ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की विस्तृत विवेचना की। उसने समाज को ही देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उसने लिखा है कि आदिम मानव इतना बुद्धिमान नहीं था कि वह प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं को उसी रूप में समझ पाता जिस रूप में इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने समझा। धर्म का कोई इतना सरल वस्तु भी नहीं है उसे प्रतिध्वनि, परछाई, स्वप्न एवं मृत्यु आदि अनुभवों के आधार पर समझा जा सके। धर्म का वास्तविक आधार तो स्वयं समाज है। इसलिए वह लिखता है कि स्वर्ग का समाज एक महिमा मंडित समाज है। इन द किंगडम ऑफ हेवन इज द ग्लोरिफाइड सोसाइटी। धर्म समाज की अवहेलना नहीं कर सकता और वह तो समाज की प्रतिमा है, अतः वास्तविक देवता तो स्वयं समाज ही है। ये कौन कह रहा है? दुर्कheim कह रहे हैं। किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? तो दुर्कheim ने। धर्म वास्तविक है परंतु धर्म ईश्वर धर्म का सार नहीं है, किसका कथन है? तो इस उपयुक्त कथन में किसी समाजशास्त्री संबंध नहीं और ये बाहर भी कर दिया गया था, है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने किसने जनसंख्या घनत्व और श्रम विभाजन से संबंध बताया गया है? तो इसे किसने बताया? दुर्कheim ने। दुर्कheim का मत था कि प्राचीन समाज में श्रम विभाजन स्पष्ट और सरल था। सामाजिक आवश्यकताएं भी कम थी, इसलिए समाज के अंगों के कार्य भी सीमित थे। जैसा जैसे जनसंख्या और हमारी आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की भी आवश्यकता बढ़ने लगी, जिससे समाज के अंगों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ने लगी। आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के कार्यों का विश्लेषण किसने किया? तो ई दुर्कheim ने किया। आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया? तो दुर्कheim ने किया। आगे देखिए, श्रम विभाजन एक प्रकार के आर्थिक सहयोग है। इसकी उत्पत्ति समाज द्वारा निर्धारित होती है। इमानुएल दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य कहा इसे। दुर्कheim ने आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किया है। इनके लिए एकता समाज का नैतिक बल है। यह सहयोग और समाज के प्रकारों को समझने के लिए बुनियादी अवयव है। श्रम विभाजन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और श्रम विभाजन एक ही समय में जहां प्रकृति का नियम है वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो दुर्कheim ने प्रस्तुत की थी। समाज द्वारा उन विचारों, धारणाओं और भावनाओं, प्रतीकों, सामूहिक प्रतिनिधान की संज्ञा दी जाती है जो सामाजिक समूह के समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें समाज के सदस्य अंदर की दृष्टि से देखते हैं, जिनका निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान या व्यक्तिगत चेतनाओं के परस्पर प्रभावों के फलस्वरूप होता है। ये ही बाद में सामाजिक प्रतीकों के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये प्रतीक समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा मान्य होने के कारण सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले इन प्रतीकों को ही दुर्कheim ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रयोग किया। राष्ट्रीय ध्वज सामूहिक प्रतिनिधान का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसे समूह विशेष या राष्ट्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? दुर्कheim दी। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो दुर्कheim। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, समाजीकरण के में सामूहिक प्रतिनिधानों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दुर्कheim ने। ई दुर्कheim, इमानुएल दुर्कheim। आगे देखिए, किस विद्वान ने समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की थी? तो इमानुएल दुर्कheim ने। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा का प्रयोग 19वीं शताब्दी में ऑगस्ट कॉन्ट और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया। उन्होंने मानव समाज तथा जैविकी सहयोग की कार्य प्रणाली में काफी सदस्यता दिखी, किंतु इसे व्यवस्थित एवं एक वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयोग किए जाने का श्रेय इमानुएल दुर्कheim को जाता है। दुर्कheim ने शारीरिक सदस्यता के सहारा लेते हुए इस अवधारणा का प्रयोग
स्पेंसर से भिन्न रूप में किया है। किसने लिखा है कि समाज स्वतः स्फूर्त है, यानी कि सुई जनरस। आगे देखिए किसने, इमाइल दुर्खिम ने। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं के लिए सुई जनरस या स्वतः स्फूर्त शब्द का प्रयोग किया है। इसका अभिप्राय है कि सामाजिक तथ्य अपने नितांत स्वतंत्रता स्वरूप में विद्यमान रहते हैं या सामाजिक तथ्य समाज के अध्ययन की विषय वस्तु है। दुर्खिम ने किस जनजाति के विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया, तो दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा जनजाति के विस्तृत अध्ययन कर टोटम की अवधारणा विकसित की। उनके अनुसार टोटमवाद धर्म के प्राचीन रूप है। निम्नलिखित में से किसने अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है, तो दुर्खिम ने किया है। आगे देखिए, इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है कि यह वैज्ञानिक है। समाज की वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खिम विकसित करना चाहते थे वह राजनीतिक नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा है, नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं। वे क्रिया के नियम से बने रहे जो विशेष गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन और वर्गीकरण किया जा सकता है। वे विशेष कानूनों द्वारा समझे जा सकते हैं। दुर्खिम के अनुसार नैतिक संहिताओं से सामाजिक परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसे समाजशास्त्र को प्रकृति विज्ञान के समान बना दिया और उसके यह बृहत उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के बहुत निकट थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है, तो सामाजिक संरचना के द्वारा निरुद्ध होता है। दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण सामाजिक संरचना द्वारा निरुद्ध होता है। दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। धर्म और विश्वास व्यवहार के आबद्ध लोगों के नैतिक समुदाय हैं, यह मत किस विद्वान का है, तो ये दुर्खिम का है। दुर्खिम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास तथा कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक एकल सामाजिक नैतिक समुदाय में बांधता है जो इसका अनुसरण करते हैं। दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किया किसने, तो दुर्खिम ने किया। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इमाइल दुर्खिम ने दो प्रकार के समाज व्यवस्थाओं यांत्रिक और स्वाभाविक आधार पर दो प्रकार के कानूनों की चर्चा की है। पहला क्या था, दमनकारी कानून एवं प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानून का उद्देश्य सामूहिक चेतना एवं इच्छा के विरुद्ध समझे जाने वाले कार्य को रोकना था। यह कानून अपराधी द्वारा की गई क्षतिपूर्ति के लिए नहीं होते, अपितु इसका निर्माण तो समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखना और अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकना और भयभीत करने के लिए होता है। इस प्रकार के कानून हमें यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों को देखने को मिलते हैं। प्रतिकारी कानून आधुनिक समाज की विशेषता है कि इस प्रकार कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधी द्वारा की गई क्षतिपूर्ति करना है, अतः इसे क्षतिपूरक कानून भी कहा जाता है। आधुनिक समाजों में अपराध के समस्त समाज के विरुद्ध कार्य का सामूहिक इच्छा का उल्लंघन न मानकर व्यक्ति के विरुद्ध कार्य करना माना जाता है। अतः अपराधी से क्षतिपूर्ति की आशा की जाती है ताकि सामूहिक इच्छा की प्रस्तावना हो सके क्या कह रहा है, ताकि सामूहिक इच्छा की पुनर्स्थापना हो सके। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है, तो क्षतिपूरक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसने आदर्श शून्यताओं की दशाओं और कारणों की व्याख्या की, तो इमाइल दुर्खिम। आदर्श शून्यता एवं मानक शून्यता का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी में फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक सहभागिता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए किया था। उनके अनुसार ऐसी दशाएं जो मानव विकास एवं सुख समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, उनका अभाव ही आदर्श शून्यता या मानव शून्यता की स्थिति का परिचायक है। यह माना जाता है कि मानवीय व्यवहार का नियंत्रण किन्हीं नियमों द्वारा होना चाहिए ताकि नियमों की एक सुचारू व्यवस्था जन्म हो सके।
व्यक्तियों के आपसी संबंध नैतिकता पर आधारित हों और जीवन के सुख प्राप्ति की स्पष्ट सीमाएं हों। ऐसी कोई स्थिति जो अस्पष्ट और टकराहटपूर्ण अथवा असमंजसकारी नियमाचारों का जन्म देती है या उसमें व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ नैतिकता के आधार पर संबंध हो, यह जीवन के सुखों को प्राप्त करने की कोई निर्धारित सीमा न हो। ये सभी स्थितियां आदर्श शून्यता अथवा मानव शून्यता या अनामिक का परिचायक है। आगे देखिए, किसने कहा कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? तो ये दुर्खिम ने कहा। क्या कहा? कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है। इमानुएल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इस बात का उल्लेख किया कि प्रत्येक समाज में अपराध सामान्य घटना है और कुछ हद तक प्रत्येक समाज में पाया जाता है। धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और असाधारण अवधारणा का प्रयोग किया? धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया? तो किसने किया? इमानुएल दुर्खिम ने किया। इमानुएल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति के समस्त सिद्धांतों का निस्तारण कर दिया। उन्होंने धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। दुर्खिम के अनुसार प्रत्येक धर्म में साधारण या लौकिक और पवित्र रूप में वस्तुओं का विभाजन होता है। वस्तुएं पवित्र वे हैं जो विशेष और श्रेष्ठ रूप में संरक्षित एवं पृथक रखी जाती है। साधारणतः वस्तुएं निषिद्ध होती हैं और पवित्र से दूर रखी जाती हैं। इमानुएल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक का वर्गीकरण का प्रयोग किया? पवित्र और लौकिक। आगे देखते हैं। धर्म में पवित्र और लौकिक मतलब पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो दुर्खिम ने किया। आगे देखते हैं। किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया? इमानुएल दुर्खिम ने। दुर्खिम ने अपनी कृति द सुसाइड में सर्वप्रथम आत्महत्याओं के व्यवस्थित अध्ययन कर यह प्रतिपादित किया कि आत्महत्याओं के प्रतिमानों का विश्लेषण मात्र व्यक्तिगत मनोविज्ञान के आधार पर नहीं किया जा सकता। आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसके कारणों को सामाजिक तथ्यों में ही खोजना चाहिए। समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इमानुएल दुर्खिम ने। समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इमानुएल दुर्खिम। दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सामाजिक कारणों द्वारा। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में कौन आत्महत्या नहीं है? तो स्वाभाविक आत्महत्या नहीं है। अहमवादी, परार्थवादी और विसंगतिजन्य आत्महत्या के रूप है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड या द सुसाइड में आत्महत्या के विवेचन, आदर्शहीनता, नैतिक मूल्यों में गिरावट, असंतोष, आवश्यकताओं और साधनों में असंतुलन, समाज का नकारात्मक दबाव, सामाजिक विघटन के आधार पर करते हैं। उनका मत है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। इसके कारणों की खोज भी सामाजिक संरचना और संगठन में करनी चाहिए। उन्होंने आत्महत्या को समाज का नकारात्मक दबाव का फल माना। दुर्खिम ने 3 प्रकार की आत्महत्या बताई है: अहमवादी, परार्थवादी और विसंगतिजन्य आत्महत्या, यानी कि इगोइस्टिक और अल्ट्रुइस्टिक और अनामी। आगे देखिए। आत्महत्या समाज में नकारात्मक दबाव का फल है, किसने कहा? दुर्खिम ने कहा। इस विद्वान में पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है, तो यह माना जाता है इमानुएल दुर्खिम को। इमानुएल दुर्खिम पहले व्यवसायिक समाजशास्त्री थे। वह आधुनिक विश्वविद्यालय में अकादमिक क्षेत्र में व्यवस्थित समाजशास्त्र को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने समाज का पहला अकादमिक जर्नल ला एनी सोशियोलॉजिक्यू का संपादन किया। समाजशास्त्र में उनके व्यवस्थित अध्ययन पद्धति के विशेष योगदान देने के लिए उन्हें पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वेस्टर्न थिंकर, जो कि है कार्ल मार्क्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।